बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे इसाक डार की माशी पॉलिसी, कराची में बल्दियाती इलेक्शन, PTI का मार्च, सिंध अब किसका होगा और नवंबर में क्या होने लगा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ फरमा चेयरमैन आल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन और ताजिर रहनुमा नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का 246 तहरीक लब्बे के पाकिस्तान के मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं माशी सियासी अवामी हालात पर बड़ी गहरी नज़र रखते जनाब सैयद उबैद अली शाह। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनसे नुसरत वाहिद साहबा, मैं सबसे पहले उनको टेलीफोन लाइन पर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि मेरे साथ चेयरमैन है आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के और नामजद उम्मीदवार है कौमी असम्बली हल्का 246 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, जो भी ज़मनी इलेक्शन होने वाले थे उसके उम्मीदवार हैं। और मेरे साथ सैयद उबैद अली शाह है, ये हमारे एनालिस्ट है। ये भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। PTI के हवाले से मैं कहने लगा हूँ आपसे कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर आप नवंबर की बात कर रहे हैं, क्या होने लगा है नवंबर के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में जो इनवाइट करने का। नवंबर में आर्मी चीफ की आपको पता है मुद्दत खत्म हो रही है और शायद कोई नया आ रहा है या यही कंटिन्यू करेंगे, अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन आज कह दिया है उन्होंने कि मैं फरागत चाहूंगा और मेरे अलावा को जिसको बना रहे होंगे वज़ीर आज़म साहब बना लेंगे। तो इम्पोर्टेंस एक तो ये है और दूसरा ये कि अभी जो हमारा लॉन्ग मार्च होना है अक्टूबर के एंड तक ही होगा, तो नवंबर बिल्कुल शुरू ही हो जाएगा। उसके बाद तो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे उस लॉन्ग मार्च के वो नजर आ रहे होंगे। नवंबर में साफ का कोई फंड नहीं मिला, लेकिन वो लोग जरूर उसको यूटिलाइज करेंगे जहां पे जिस तरह जरूरत होगी। मैं सलीम भाई, मैं मेरी बहन से तो कोई सवाल नहीं करना चाह रहा, मगर मैं जो कहा इन्होंने कि खान साहब मकान बना के देना चाह रहे हैं, इस पर तबसरा करना ज़रूर चाहूँगा कि इस वक्त जो है वो लोगों को इंतहाई, मतलब अब तो ऐसा है कि कितने सैकड़ों लोग तो इस कहत की सूरत हाल का शिकार होके और वबाई अमराज का शिकार होके मर भी चुके। यानी उनको तो दफन का भी जो है एजाज़ नहीं मिला कि उन्हें कोई एहतराम से दफन कर दे। लाशों से सांप लिपटे हुए छोटे हुए मिल रहे हैं। जो लोग इंटीरियर सिंध में हैं, आप उनसे पूछें उनके क्या लोगों की हालत है और कैसे जल्दी अमराज, कैसे गैस्ट्रो, क्या क्या है वहाँ इस वक्त। उन्हें खाने की ज़रूरत है, उन्हें दवाओं की ज़रूरत है, उन्हें तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, मच्छर मार स्प्रे की ज़रूरत है, बहुत तकलीफ है उनको। अब वो घर बनेंगे, वो जिंदा बच गए तो उन घरों में रह भी लेंगे। खान साहब की पॉलिसी को सलाम है। बस नहीं देखें, नहीं खान साहब की पॉलिसी को सलाम नहीं है। यहाँ पे आप ये देखिए कि सिंध हुकूमत को कितनी इमदाद मिल रही है, वो किधर जा रही है। मैंने खुद वो वीडियोस देखी हैं कि वो DC साहब या दूसरे पुलिस वाले जो हैं वो 100% सही है, 100% सही है, ये बात भी सही है, पहुंचा रहे हैं, वडेरों के घर पहुंच रही है, ये बात भी सही है। उनको पूछो तो वो कहते हैं कि जी ये बहुत महंगी, बहुत अच्छी चीज है, इनको देंगे तो ये खराब कर देंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं इत्तेफाक करता हूं आपकी बात से। और कराची एयरपोर्ट पे दिन के 11, 10 और 9 और 12 जहाज आए हैं सामान लेके, दुनिया भर से तैयार मकानात लेकर आए जहाजों में, ट्रेन के डब्बों जितने, और यहाँ पे कोई आदमी वो मुस्तकीन तक पहुंचाने देने को तैयार नहीं है जिसके कंट्रोल में वो है। एग्जैक्टली ये लोग देंगे आपने सुबह ठीक है। अच्छा, फिर भी तो खरीदे होंगे, किसी ट्रक पे तो लादे होंगे, किसी जगह पे तो बांटे होंगे, कहीं नहीं। वो पैसा आता है और इनका गायब हो जाता है। चीफ जस्टिस सिंध ने कहा कि इन लोगों को जितना बजट में पैसा मिलता है 1 रुपया नहीं लगाते ये सिंध में। अच्छा, ये अच्छा सुन ले, बिल्कुल ठीक है। अभी तो खैर पीपल्स पार्टी का हमारे पास कोई भी वो नहीं है जो इसको डिफाइन करे कि किस तरीके से, जैसे उबैद साहब ने की। मैं आपसे कहूँगा जो सियासी मंजरनामा इस वक्त और जो सियासत का दायरा कार जिस तरीके से चल रहा, अवाम इतनी महंगाई में पिस रही है, लेकिन जलसे जुलूसों के अंदर ही बात हो रही है, वो उसको नीचे वो उसको ऊपर, इसी चक्कर के अंदर जो ना अवाम कहाँ खड़ी, अवाम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। इसकी क्या वजह है? क्या वजूहात क्या है इसकी? देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहती हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दिन रात एक दिन में 3 जलसे हैं, ये 3 जगहों पे जा रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, इधर से भाग रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ही कर रहे हैं कि इन लोगों से जान छूटे। ये पाकिस्तान किस्म के लोग आके बैठ गए जिन्होंने आके महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। वो तो मार्च कर रहे थे जी कि हम तो मार्च कर रहे हैं, महंगाई मार्च,
वो बिलावल भुट्टो साहब यहाँ से गए और वहां जाके सिंध हाउस में उन्होंने पैसे डंप किए अपनी गाड़ियों में। वो आए थे जी महंगाई मार्च करने, वो गाड़ियों में पैसे भर के लाए थे, डॉलर्स भर के लेके गए थे। और सिंध हाउस में उन लोगों ने क्या तमाशा किया आपको पता है कि मुझे खुद ऑफर हुई थी 16-16 करोड़ की 2 दफा, एक पंजाब से हुई एक इधर से हुई, और दोनों पीपल्स पार्टी की। और आपने देखा वो क्या तमाशे हुए वहां पे। अच्छा आप तो ये, अच्छा ठीक है, नहीं आप तो ये कह रही है, लेकिन इसाक डार साहब ये कह रहे हैं कि बस मैं अब ऐसा कुछ करने लगा हूं कि ये महंगाई जो डॉलर है ये सब नीचे आएगा और ये महंगाई भी खत्म हो गई। बिल्कुल, ये जो पहले सारे कारनामे करके गए 25 साल से डील कर रहे हैं। आपको पता है कि जो सोने की कानें हैं उसकी सारी किस्तें किस तरह माफ हुई है, वो इन्होंने ये सारी चीजें की थी। अच्छा तो ये जो किया मसनू है जो अभी एकदम डॉलर नीचे आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर भी कुछ वो करूंगा, पेट्रोल नीचे आ रहा है, ये सारी चीजें इन लोगों ने डॉलर छुपा लिया था या इन्होंने स्मगल कर दिया। जिस तरह इंडिया के जहाज आए 4 या 5 एक ही महीने में सारी खराबी हो गई, आके हज टर्मिनल पे रोका जाता था उनको और 45-45 बॉक्सेस भर के जाते थे। क्या होता था, डॉलर थे ना। तो इसी तरह अफगानिस्तान इन्होंने फेंके डॉलर, हर जगह इन्होंने स्मगल किए डॉलर। और बाकी जो उम्मीदवार से कोई उम्मीद नहीं रखी जाएगी। मेरी बहन, मेरा नाम शर्जील गोपलानी है, मैं ताजिर रहनुमा हूँ। और मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि एक तो पश्तो कहावत है जिसका तर्जुमा मैं कह देता हूँ, काम करने वालों के लिए काम बहुत और बातें करने वालों के लिए बातें बहुत। आप लोगों ने 1100 अरब रुपए का कराची का खान साहब ने फंड का एक ऐलान किया था, 2 साल तक हम इंतजार करते रहे। वो 1100 अरब में से 11 अरब रुपए भी कराची नहीं पहुंचे। आज आप आपके MNA की एक बड़ी तादाद कराची से जीती है, आपके MPs की एक बड़ी तादाद कराची में मौजूद थी। सबसे बड़ी बात, फेडरेशन में आपकी बहुत अच्छी मजबूत हुकूमत थी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन अगर कराची के लिए कोई विल होती तो आप कराची को डिलीवर करते ना। अगर आपके पास विल ही नहीं थी तो आप क्या कराची को डिलीवर करेंगे। और हमें तो उम्मीद अब ये नहीं रही, क्योंकि अब हम आपकी बातें सुन रहे हैं। अभी जो फंड आया है आपके पास सैलाब ज़दगान के लिए, वो तो सिंध हुकूमत ने ये कर दिया, सिंध हुकूमत ने वो कर दिया, उनको छोड़ें। आपने क्या किया? मैं आज अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको। जब एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट करने से प्लीज। मैं कोरोना के मौके पे प्राइम मिनिस्टर हाउस हम गए इमरान खान साहब से मिलने, वजीर आजम साहब से। तो हमें अफसोस की बात ये, वो आए, उन्होंने तकीर की, हमने सारी सुन के हम आ गए। हमने अपनी एक गुजारिशात आपके जो है गवर्नर साहब के थ्रू, आपके MPs के थ्रू, आपके MNAs के थ्रू हमने भेजी थी कि आप किसी तरीके से कोरोना के टाइम पे स्टेट बैंक को आप ऑर्डर करें कि बिलासूदी ताजिरों को कर्जा दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं दिया। हमने CM साहब से बात की, CM साहब ने नहीं दिया। लेकिन आप यकीन करें, मैंने अपनी मदद आपके तहत, कल आप अपने आपके खुरमशेर जमान साहब को पता है, अली देदी साहब को पता है, कल आप चाहे खुद भी आइए, आपके रमजान गांची साहब का हल्का है वो PS 109, वहां पे हमने दफ्तर खोला। और आप यकीन करें पिछले 1.5 साल में, अभी भी कंटिन्यू है, 1.5 साल में हमने 1000 से ज्यादा कराची के ताजिरों को, बहनों को, भाइयों को, सबको बिलासूदी कर्जा अपनी मदद आपके तहत दिया। आप हुकूमत में रहते हुए आप लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। आप लोग सिर्फ बातें करने, चाहे आप लोग हो चाहे कोई और पार्टी, हम पिछले 80 साल से ये सिर्फ लोगों के भाषण। 6 महीने तो लगते हैं इंसान को समझने में, किसी भी नई जगह पे जा रहे हो आप। और जब पहली दफा हुकूमत है तो आप ये देखें कि क्या हम लोगों ने वाकई कोई काम नहीं किया। नहीं, 3.5 साल का अरसा, आप 6 महीने के विल होना, जहाँ विल होती है वहाँ वे होती है, जहाँ विल ही नहीं हो वहाँ वे किस चीज की होगी। मुदाखलत की मात्रा में खैबर पख्तूनख्वा में तो पहली दफा नहीं थी ना। 97 बिलियन, जब इमरान खान साहब की पहली बार वहां गवर्नमेंट आई, 97 बिलियन का ओवरड्राफ्ट था सूबे का। इस वक्त 800 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट है सूबे का। जी देखिए, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कितने बिलियन का क्या है। मैं सिर्फ इतनी से बात करती हूँ कि उनकी नीयत साफ है, वो काम करना चाहते हैं। क्या नीयत है? अच्छा ये देखिए ना, अब ये कह रहे हैं कि मैं एक ताजिर बिरादरी, मैंने अपने प्लेटफॉर्म से एक कैंप लगा के हजारों एप्लीकेशन निपटा दी। वो हमारे मुल्क के क्या कहते हैं वजीर आजम, लेकिन उनसे वो नहीं हो सका कि कराची के हवाले से किसी की दाद रसी की जाए। अब कराची से, और आप उम्मीद भी लगा रहे कराची से हम जीतेंगे और हम कुछ करेंगे, अगर होगा तो जीतेंगे, देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। जीत रहे होंगे तो वो। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जितने हम लोगों के MNAs जो इलेक्टेड MNAs हैं, खवातीन की बात नहीं करी, उन सबको जितना फंड मिला उन लोगों ने लगाया। आज तक ऐसी ऐसी जगहों पे सड़कें बनाई उन्होंने कि लोग खड़े होकर बाकायदगी से कह रहे होते हैं कि यहाँ पे इस तरह का काम इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कराची के तो मीडिया वाले इतना दिखा चुके हैं कि रोड ऐसे है कि जिगजैग, अभी तक रोड तो अब तो खैर जाहिर है दोबारा से सैलाब आके बारिश आके जो सत्यानाश हुआ है, हर रोड खराब हो गई, टूट गई। लेकिन उसके बावजूद MNAs अभी भी उन टूटी हुई सड़कों को ठीक करवा रहे हैं। आज ही मैंने देखा है, वो हमारे सैफुल्लाह नियाजी साहब है, उन्होंने अपने इलाके की
सड़कें बेहतर कर हाँ, तो अभी बलदियाती इलेक्शन करीब आ रहे हैं ना, तो इस वजह से सब थोड़ा अपना अपने प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट हो गए कि भाई हम कर काम रहे हो करेंगे। या जिसके भी कर रहे हो, मुझे तो उनका नहीं पता। मुझे तो चूंकि कभी कोई एक ऐसा फंड नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद चले अपनी जेब से, अपने लोगों को, अपने मियाँ से, बेटे से मांग मांग के करती ही रहती हूँ, मैं करती रहती हूँ। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मांगे और मैं नहीं, डिसअपॉइंट। आप अपनी बसात के हवाले से जो भी बात करिए, उबैद भाई एक सवाल करेंगे उसके बाद। यहाँ हमारी ये मौजू ये होता हमारा तो ज़रूर बात करते इस पे कि खान साहब की जो पॉलिटिकल पॉलिसी है या पॉलिटिकल स्टांस है। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा पीटीआई की लीडरशिप को कि मेहरबानी करके लोगों पर के हाल पे रहम करें, और इस वक्त जो है बेहतर यही है कि आप बलदियाती इलेक्शन की तैयारी करें और अगले इलेक्शंस का पुरसुकून तरीके से इंतज़ार करें, सियासी हिजान जो है इससे गुरेज करें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं, देखिए ये इंतजार वहां पे हो जहाँ हमें नजर आ रहा हो कि चीजें ठीक जा रही हैं। आपको पता है जो कुछ भी हम लोग 18 अरब डॉलर छोड़ के गए थे रिजर्व में, वो इन्होंने 2 हफ्तों में मुका के दोबारा 8 अरब पे लेके आ गए। अब वो भी खत्म हो जाएगा तो फिर मुझे बताएं हम कहाँ जाएंगे। अगर आप वापस हुकूमत में आते फिर कहेंगे कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फिर जमा करेंगे। तो जाहिर है आस्ता आस्ता ही ठीक होते हैं ना हालात, आपको पता है ना। खान साहब ने अपनी हुकूमत 3.5 साल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले की हुई थी, खुद सारा दिन गालियां देते थे। बस 2 बिस्किट ये मिलते थे हम लोगों को, 1-1 रुपया बचाया उन्होंने, 1-1 रुपया बचाया, और किस तरह वो लेके गए, कर्ज भी उतारा, इनका दिया हुआ रिजर्व में भी रखा, सब कुछ किया, कारखाने 100% पे काम करने लगे। चले एक सब कुछ तो एक साथ नहीं हो सकता ना। चले बेहतर हो रही थी, लेकिन जाहिर है इन लोगों से तो बर्दाश्त नहीं होता था ना। चले ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये जो आने वाले इलेक्शन है वो क्या दिखाते हैं और आने वाले इलेक्शन के अंदर कौन कामयाब होता है। बस हम तो ये दुआ करेंगे कि हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा वो इस मुल्क के लिए आए और इसकी सही मानों में खिदमत करें। नुसरत साहिबा बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर दिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। देखिए सलीम भाई, मैं आपको अपनी पोजीशन पहले क्लियर कर दूँ, क्योंकि अभी तो मजबूरी थी, डिफेंड करना पड़ गया। मैं तहरीक लब्बैक मैंने ज्वाइन नहीं की। मुझे पिछली 2018 के इलेक्शन में भी 2 पार्टियों की तरफ से ऑफ़र थी, बल्कि 3 पार्टियों की तरफ से ऑफ़र थी इलेक्शन लड़ने की, मैं नहीं लड़ा। इस दफ़ा भी बाई इलेक्शन में कराची की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से भी ऑफ़र थी और लब्बैक से भी मुझे ऑफ़र हुई। लब्बैक का जो अपना मैनिफेस्टो है उसको मैंने देखते हुए उस पर मैंने इलेक्शन लड़ने का इरादा किया। मैंने ना पार्टी का हल्फ लिया ना पार्टी। हाँ, अच्छा, ये उबैद भाई जरा सुन लीजिए कि ये पार्टी की बिल्कुल ही वो नहीं है। एक बात, दूसरा, मैं पार्टी का कोई रहनुमा नहीं हूं, मैं पार्टी को डिफेंड करूं। देखिए, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी, पार्टी की पॉलिसी के हिसाब से भी मेरे पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है कि मैं उस पार्टी को डिफेंड करूं। हाँ, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर बिल्कुल तहरीक लब्बैक के लिए, मैं खुद बीइंग अ मुस्लिम, जबकि मैं तहरीक लब्बैक से मेरे घर वालों को कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मैं इनके धरनों में बिल्कुल जाता रहा हूँ। और मेरे को एक कॉल आई है किसी की दोस्त की कि उसने मुझे ऑफर की कि भाई आप तहरीक लब्बैक से हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ें। तो मैंने इनसे 2 चीज़ें कही थी। एक चीज़ मैंने इनको ये कही थी कि मैं आपके साथ उस वक्त तक हूँ जब तक मैं शरीयत के मुताबिक आप चलेंगे और जितना शरह मुझे पता है उस पर। दूसरी बात, मैं बीइंग अ ताजिर रहनुमा आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। तहरीक लब्बैक के जो मैनिफेस्टोज को डिफेंस जरूर असेंबली में करूँगा, लेकिन मेरा मकसद असेंबली में जाके कराची के ताजिरों को हर तरीके से प्रोटेक्शन डिफेंड करना और पाकिस्तान की माशी पॉलिसी में अपना किरदार अदा करना था। अब आप बात कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक, मैं अपनी बात ये करता हूँ कि मेरे पास क्या प्लान है, मैकेनिज्म है कि कराची की या पाकिस्तान की माशी पॉलिसी बेहतर हो सकती है। सबसे आसान हल है वो भी ओपन ट्रेड पॉलिसी। ओपन ट्रेड पॉलिसी पे सिंगापुर और दुबई, उनके पास कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ज़रूरी मुल्क नहीं है, कोई ऐसी आइटम नहीं है जिसको वो एक्सपोर्ट करते हैं स्पेशलाइज। ठीक है, दुबई भी पेट्रोल इंपोर्ट करता है, दुबई का अपना फ्यूल पेट्रोल नहीं है ना गैस है। वहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड पॉलिसी है, अपना ओपन ट्रेड पॉलिसी है। आप ओपन ट्रेड पॉलिसी पे आ जाएं, जब आप ओपन ट्रेड पॉलिसी पे आएंगे, आप पूरी दुनिया अपनी जो है ट्रेड के लिए खोल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इतना पोटेंशियल है कि यहाँ इंडस्ट्री भी डेवलप होगी और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हुक्मरान या ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है, उनका कहना ये है कि हम इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ से जाएंगे, हम ओपन ट्रेड पॉलिसी नहीं खोल सकते। हमारा कहना यह है कि आप ओपन ट्रेड पॉलिसी खोलें, इससे आपके पास अफगानिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान की खुद की 30 करोड़ की मार्केट है, आप आराम से हर चीज़ को मेंटेन भी कर जाएंगे और मैनेज भी कर जाएंगे। मुशर्रफ साहब की जो जीत थी ना, इस वक्त डॉक्टर सलमान शाह साहब थे एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर, और आपके अब्दुल्ला यूसुफ साहब थे CBR के मेंबर। तो अब्दुल्ला यूसुफ साहब के टाइम पे हम जब भी जाते थे वहाँ पे CBR में, तो हमें ओपन ट्रेड पॉलिसी मिलती थी, हम यहाँ से री एक्सपोर्ट करते थे बहुत से आइटम जो कि बैंड थे, यहाँ से आप एक्सपोर्ट नहीं करते। जैसे
टिम्बर के लिए हमें रीएक्सपोर्ट करना होता था, हमें सेम डे SRO इशू हो जाता था और हम यहाँ से रीएक्सपोर्ट करते थे। इसकी वजह से आपका फंड बहुत तेज़ी से जनरेट हो रहा है। सारी चीज़ें इस पे बात करते हैं, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।